मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आपके पास समय कम है, कवि 5 है और 5 में से कितने याद करने हैं आप लोगों को? कितने याद करने हैं? 3 याद करने हैं, तो 3 आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ज़्यादातर लोगों ने मैथिली शरण गुप्त सेलेक्ट किया था, इस वजह से हमने मैथिली शरण गुप्त को पढ़ना शुरू किया था। एक बार फिर से आप लोगों को रिवाइज कराता हूँ, बार बार इस बार हम लोगों का फोकस पूरे 1-1.5 महीने जब भी क्लास लगेगी हम लोग का फोकस कहाँ रहेगा? एग्जाम में फोकस रहेगा। सिर्फ एग्जाम पॉइंट को हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन एग्जाम में रहेगा। तो मैथिली शरण गुप्त के अपोजिट में कौन से कवि आते हैं? या में, अथवा में, निराला। तो अभी हम लोग मैथिली शरण गुप्त को पढ़ेंगे। गुप्त जी कंप्लीट होने के बाद निराला जी को छोड़ देंगे फिलहाल, अगले कवि को पढ़ेंगे जो सेकंड यूनिट में पूछते हैं। तो क में मैथिली शरण गुप्त। अब आप लोग क्या कीजिएगा कि मैथिली शरण गुप्त के प्रश्न आप लोग नोट करेंगे, ठीक है? गुप्त को आप लोग पढ़ेंगे कह रहे हैं, तो चलिए गुप्त जी पर प्रश्न नोट करना शुरू कीजिए। ऊपर लिख देंगे मैथिली शरण गुप्त, है ना? मैथिली शरण गुप्त पर पिछले 5 सालों में जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को हम लोग नोट करेंगे, ठीक है? हर यूनिट को पढ़ने का यही पैटर्न रहेगा हम लोगों का। हम लोग यूनिट पे आएंगे, पिछले 5 सालों में जो प्रश्न और जो प्रश्न मैं नोट करवा रहा हूँ, आपके पास गाइड है, गाइड में उन प्रश्नों को ढूंढेंगे, गोल लगा देंगे, आईएमपी लगा देंगे, वीआईपी, जो भी जिस तरह से आप लोग याद करते हैं, और उन प्रश्नों को याद कर लेंगे। साथ ही साथ याद करते चलिए, एग्जाम बहुत नज़दीक है ना? जैसे बाइक के मिरर में लिखा रहता है ना? ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर। गाड़ी के मिरर में, किसी भी या कार के मिरर में लिखा रहता है कि जितना दिखाई दे रहा है उससे ज़्यादा नज़दीक है ऑब्जेक्ट्स जो पीछे गाड़ी है ना? तो ऐसे ही एग्ज़ाम भी आप लोगों को जितना नज़दीक दिखाई दे रहा है उससे ज़्यादा नज़दीक है ना? आप लोग को पता नहीं चलेगा और परीक्षा की डेट आ जाएगी। यूनिवर्सिटी आप लोगों की नहीं सुनने वाली है, भले आप लोग कितना भी आंदोलन करते रहो कि जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा, है ना? तो हो सकता है उसका कोई रिजल्ट ना निकले, इसलिए बिल्कुल एग्जाम मोड में आ जाओ। मार्च में आप लोगों का परीक्षा शुरू हो जाता था, आप लोग यही मान के चलो कि मार्च में नहीं होगा तो अप्रैल या मई में होगा। तो आप लोग हर दिन परीक्षा की तैयारी करो, एटलीस्ट हिंदी साहित्य के तो करो, ठीक है? चलिए पहला प्रश्न लिखिए। मैथिली शरण गुप्त जी की राष्ट्रीयता व्यापक है, वे सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय कवि हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैथिली शरण गुप्त जी की राष्ट्रीयता व्यापक है, वे सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय कवि हैं। इस कथन की समीक्षा कीजिए। ब्रैकेट में लिख दीजिए प्रश्न के बगल में 2017। मैंने नैन सॉल्ट खरीदने कहा था, किसी ने खरीद लिया? आपने लेकर आए हैं? तो बेटा लेकर आना है ना। और कोई खरीदा है, लेकर आए हैं? नहीं। सीमा कल आएंगे तो लेकर आइएगा। बाकी लोग क्यों नहीं खरीदे? अनसॉल्ट खरीदिए, है ना? उसके बाद लिखिए दूसरा प्रश्न। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय जागरण और सुधार को काव्य के माध्यम से, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय जागरण और सुधार को काव्य के माध्यम से जन जन का मंत्र बनाने वाले अग्रणी कवि हैं। चलिए फिर से रिपीट करता हूं। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय जागरण और सुधार को काव्य के माध्यम से जन जन का मंत्र बनाने वाले अग्रणी कवि हैं। सिद्ध कीजिए। लिख पा रहे हैं? ये छूट गया? जन जन का मंत्र बनाने वाले अग्रणी कवि हैं, सिद्ध कीजिए। 2016 लिख लिए? फिर लिखिए मैथिली शरण गुप्त का संक्षिप्त परिचय देते हुए, मैथिली शरण गुप्त का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी काव्यगत विशेषताओं पर, मैथिली शरण गुप्त का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। 2015 लिख लिए? उसके बाद अगला प्रश्न लिखिए। राष्ट्रीयता के विकास में
मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं, राष्ट्रीयता के विकास में मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं की भूमिका पर प्रकाश डालिए। राष्ट्रीयता के विकास में मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं की भूमिका पर प्रकाश डालिए। 2014 लिख लिए। अगला प्रश्न लिखिए, मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताओं की विवेचना कीजिए। मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताओं की विवेचना कीजिए। लिख लिए? ठीक, कोई भी एक अपनी कॉपी दे दीजिए, जिन्होंने लिख लिया है, नोट कर लिया है। कोई भी एक अपनी कॉपी नोट कर चुके हैं वो आगे बढ़ा दीजिए कॉपी, ताकि हम लोग देख सकें क्या प्रश्न आया है। कॉपी दीजिए अपनी। क्या हुआ, नहीं लिख पाए क्या? तो कॉपी लाइए ना, एक कोई भी ले आइए। चलिए ठीक है। मैथिली शरण गुप्त पे आप लोगों ने 2017, 16, 15, 14, 13 है ना, लास्ट में 2013 आएगा, इसको भी नोट कर लेंगे। और जो नया अनसॉल्व्ड होगा, जो सीमा खरीद चुकी है, आप लोगों को भी खरीदना है। मैं रोज रोज एक ही बात नहीं कहूँगा, है ना। आप लोग अच्छे और आज्ञाकारी बच्चे हो तो बात को सुना करो। नहीं मिल रहा है तो रायगढ़ से मंगवाओ, लेकिन उसको खरीदो, जरूरी है, नहीं तो पिछड़ते जाओगे। यहाँ पर जगह छोड़ देंगे क्योंकि आपका 18, 19 और हो सकता है 20, है ना। 3 प्रश्न और आने हैं यहाँ पर, तो आपके पास कितने, 5, 3, 8 प्रश्न हो जाएंगे। पिछले 8 सालों में मैथिली शरण गुप्त से क्या पूछा है ना। मैंने पहले भी कहा था कि हार्ड वर्क से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, स्मार्ट वर्क। आप लोगों को स्मार्ट वर्क करना है। यदि आप लोग 8 साल में मैथिली शरण गुप्त में क्या प्रश्न पूछे गए, केवल 8 प्रश्न पढ़ लेते हैं तो 95% चांस है कि इससे बाहर नहीं जाएगा। मतलब मैं आप लोगों को ये तो बता ही रहा हूँ कि कौन सा चैप्टर छोड़ना है, साथ ये भी बता रहा हूँ जो चुने हो उसमें भी क्या छोड़ सकते हो। इससे कम क्या होगा, आसान, समझ में आ रहा है। एक तो वैसे ही कम कर दिया कि आप निराला को छोड़ दीजिए इस सेमेस्टर में, मैथिली शरण गुप्त को पढ़ लीजिए। इसके अलावा 8 क्वेश्चन आप लोगों को छांट के दे दूंगा मैं कि इसको पढ़ लीजिए, इसमें से एक प्रश्न जरूर आएगा मैथिली शरण गुप्त में से। क्लियर है? तो इसलिए कह रहा हूं अनसॉल्व्ड खरीदिए। आप जो भी बुक गाइड सब साथ लेकर आइए। खाली समय में आप लोग जो, जैसे कि मैं देखता हूं मेरे पीरियड के पहले आप लोगों का पीरियड खाली रहता है, उस समय में आप लोग नोट कीजिए, लिखिए और उसको याद कर लीजिए। समय को उपयोग कीजिए अगर हिंदी में अच्छा स्कोर करना है तो, ठीक है। तो देखिए क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुखता व्यापक है, ऐसा कुछ मिसिंग है क्या, है ना। मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीयता व्यापक है। अश्विनी की कॉपी क्या, किसकी कॉपी है बेटा, अगल बगल से पूछ लिया करो ना, है ना। मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीयता व्यापक है, उनकी इस कथन की समीक्षा कीजिए। ये पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय जागरण और सुधार को काव्य के माध्यम से जन जन का मंत्र बनाने वाले कवि हैं। पहले प्रश्न में क्या पूछा गया था, राष्ट्रीयता। दूसरा प्रश्न का थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे, राष्ट्रीय जागरण और सुधार, दोनों लगभग मिलता जुलता है। उसमें भी राष्ट्रीय चेतना पूछा गया, इसमें भी राष्ट्रीय चेतना। तो कई बार होता है कि प्रश्न थोड़ा घुमा फिरा कर पूछ दिया जाता है, लेकिन उत्तर वही रहता है। कई बार बच्चे क्या कहते हैं, सर आपने जो प्रश्न दिया है उसका तो उत्तर दिया ही नहीं है, मिल ही नहीं रहा है। तो एक्चुअल में प्रश्न का उत्तर रहता है, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि उसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछ दिया है। पहले प्रश्न में राष्ट्रीयता व्यापक है, दूसरे प्रश्न में उनके काव्य का प्रमुख स्वर राष्ट्रीय जागरण, दोनों का उत्तर एक होगा। तीसरा देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनके काव्यों पर प्रकाश डाले। ये अलग प्रश्न है, इसका उत्तर डिमांड अलग होगा। इसमें मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय देना है, कौन कौन सी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, उन रचनाओं के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बातें करना है। उनके जो बड़े बड़े ग्रंथ है, भारत भारती, यशोधरा है, साकेत है, इनका सन के साथ थोड़ा परिचय देना है कि किसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसकी कथा वस्तु क्या है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीयता के विकास में मैथिली शरण गुप्त की भूमिका पर प्रकाश डालिए। फिर से किस पर प्रश्न आया है, राष्ट्रीय चेतना।
कि उनकी काव्य में राष्ट्रीयता की भावना 2014 में। 2013 में मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, अब आपने 5 प्रश्न देखे, 5 में से 3 बार एक ही चीज पूछा गया, मैथिली शरण गुप्त के काव्य में राष्ट्रीय चेतना। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त जब चैप्टर पढ़ेंगे तो सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या होगा, जिसमें मैथिली शरण गुप्त के काव्य के राष्ट्रीय जागरण का स्वर, राष्ट्रीय चेतना के बारे में कहा गया है ना। आपको मैंने कहा था 8 प्रश्न दूंगा, लेकिन देखिए यहाँ 5 में से तो केवल कितने प्रश्न निकल रहे हैं, 2 या 3 प्रश्न निकल रहे हैं, है ना। तो आपको मैथिली शरण गुप्त ने सबसे पहला प्रश्न क्या तैयार करना है, राष्ट्रीय चेतना। घुमा फिराकर जैसा भी पूछा जाए, है ना, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। याद कर लेंगे मतलब कि मैथिली शरण गुप्त पॉइंट वाइज याद करेंगे। सबसे पहले आंसर याद करने का क्या है, आप लोगों का फॉर्मेट क्या होगा, पहले जो पैराग्राफ रहेगा आप लोगों को उसमें क्या लिखेंगे, भूमिका, पर निबंध नहीं है। कई बच्चे भूमिका, प्रस्तावना ऐसा लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखना है। अब आप लोग बच्चे नहीं है, पहला पद माना जाता है कि भूमिका ही है, पहला पैराग्राफ, है ना। उसमें थोड़ा सा मैथिली शरण गुप्त का पूछा नहीं है, फिर भी आपको परिचय देना है। डायरेक्ट मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीय चेतना करके उत्तर शुरू नहीं करना है कि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रमुख कवि है, उनके काव्य का प्रमुख स्वर राष्ट्रीय चेतना है, उनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना की भावना प्रबल रूप में मिलती है। उन्होंने अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की है, विविध विषयों में उन्होंने काव्य ग्रंथ रचे हैं, जैसे कि यशोधरा में गौतम बुद्ध की पत्नी पर उन्होंने महाकाव्य लिखा है। इसके अलावा उन्होंने, आप बता सकते हैं, भारत भारती लिखा है, जयद्रथ वत लिखा है, महाभारत की कथा को साकेत लिखा है। लेकिन हम देखते हैं कि उनके काव्य में यदि कोई स्वर प्रमुख रूप से उभरता है तो क्या है, राष्ट्रीय जागरण या राष्ट्रीय चेतना का स्वर। और उसके बाद आप कह सकते हैं हम निम्नलिखित बिंदुओं में मैथिली शरण के काव्य में राष्ट्रीय चेतना के स्वर को समझ सकते हैं। फिर आप लिखेंगे पहला पॉइंट लिखने का वही तरीका कि आप पहला पॉइंट लिखेंगे, उसको अंडरलाइन कर देंगे और बहुत अच्छा होगा ब्लैक इंक से लिखेंगे। अभी मैं कॉपी चेक कर रहा था तो देखा एक बच्चे ने रेड इंक भी यूज कर दिया है। भूल कर भी ब्लू और ब्लैक के अलावा कुछ तीसरा कलर यूज नहीं करना है। 2 ही कलर की अनुमति है आपको, ब्लैक और ब्लू, जिसमें मूलतः ब्लू कलर उपयोग करना है। कुछ चीजों को आपको शीर्षक लिखना है, उसमें ब्लैक इंक उपयोग में ला सकते हैं अंडरलाइन करने के लिए। तो मैथिली शरण गुप्त के काव्य में पहला पॉइंट आ गया। फिर 2-3 लाइन लिखने के बाद मैंने क्या कहा है, पंक्ति लिखना है। पंक्ति को डबल इन्वर्टेड कॉमा, जिसको उद्धरण चिन्ह कहते हैं, उसमें लिख देंगे कोई भी पंक्ति जिसमें राष्ट्रीय चेतना नजर आती है। पंक्ति हूबहू याद होना जरूरी नहीं है, मिलती जुलती याद होगी, ठीक है। अगर आपको 2 लाइन ही याद, 2 लाइन कहता हूँ, 2 लाइन में आपको आधा लाइन ही याद हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप लिख देंगे मैथिली शरण गुप्त के काव्य की आधी पंक्ति, फिर ऐसा ऐसा क्रॉस कर देंगे, ऐसा, है ना। उसको लगेगा कि बच्चे को याद है, पर समय बचाने के लिए उसने क्या किया है, क्रॉस कर दिया है ना। तो ये आपका ऐसा करके आप पॉइंट दर पॉइंट लिखते जाएंगे, है ना। उसके बाद अंत में क्या है, आखिरी पैराग्राफ में निष्कर्ष दे देंगे। निष्कर्षता हम देख सकते हैं या सारांशता हम कह सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त का काव्य बहुत व्यापक है, फलक बहुत व्यापक है, लेकिन उनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना का स्वर प्रमुख रूप से मिलता है। उनके काव्य में राष्ट्रीय आंदोलन की झलक मिलती है, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जागरण की चेतना मिलती है, और इस तरह से आपका आंसर समाप्त होगा। क्लियर है। बार बार मैं कह रहा हूं, 1-1.5 महीने आपके दिमाग से एग्जाम को हटाना नहीं है, बिल्कुल उसी को ही ध्यान में रखकर आप लोग पढ़ाई करेंगे। और आप लोग को मैं पढ़ने का तरीका जो बता रहा हूं वो हर पेपर में, हर विषय में काम आएगा। हम लोगों ने 5 क्वेश्चन लिखे, लेकिन देखिए केवल 1 क्वेश्चन उभर रहा है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, राष्ट्रीय चेतना। दूसरे नंबर पे आपको करना है काव्यगत विशेषताएं। वेरी गुड, है ना। तो ये आपको हर कवि को, जिसको भी तैयार करेंगे, उसकी काव्यगत विशेषताएं आपको पता रहनी चाहिए। ये भी फेवरेट क्वेश्चंस है ना। जैसे आप लोगों ने जब बीए फर्स्ट ईयर पास किए होंगे, उसमें भी कबीर की काव्यगत विशेषताएं, जायसी की, जितने कवि पढ़े सबकी काव्यगत विशेषताएं आप लोगों ने याद की होगी, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे आपका इंपॉर्टेंट है काव्यगत विशेषताएं। काव्यगत विशेषताएं मतलब क्या होता है, बताइए, आप लोग ही बताइए। आप फर्स्ट ईयर पास कर चुके हैं, लिख चुके हैं ये आंसर। काव्यगत विशेषताएं मतलब क्या होता है, सिंपल करके बताओ यार, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है।
क्या लिखेंगे अगर पूछ दिया गया मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताएं? हाँ बिल्कुल, उनके काव्य में कौन कौन सी विशेषताएं हैं? काव्यगत, काव्य में कौन कौन सी विशेषताएं हैं? हर कवि की शैली अलग होती है ना? हर कवि के बोलने का तरीका अलग होता है, प्रस्तुतिकरण अलग होता है, भाषा अलग होती है। आप हिंदी में 50-100 कवि को पढ़ चुके होंगे अभी तक, है ना? उससे ज़्यादा भी पढ़ लेंगे स्कूल लाइफ से लेकर अब तक। लेकिन आपने देखा होगा कोई भी दो कवि बिल्कुल एक जैसा नहीं लिखता। लिखता है क्या? हर कवि के काव्यगत विशेषताएं क्या होती है? भिन्न होती है। कोई वीर रस की कविता लिखता है, कोई संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग करता है, कोई खड़ी बोली का, कोई ब्रज का, कोई अवधि का। आप देखते हैं खड़ी बोली में लिखने वाले दो कवि भी एक जैसे नहीं लिखते हैं। एक की खड़ी बोली दूसरे के खड़ी बोली से अलग होगी। एक किसी की भाषा में उर्दू अलग होता है, अधिक होता है, किसी की भाषा में संस्कृत अधिक होता है, किसी की भाषा में उर्दू बिल्कुल नहीं होता है, किसी की भाषा में संस्कृत बिल्कुल नहीं होता है ना? कोई दोहा शैली में लिखता है, कोई चौपाई शैली में लिखता है, कोई लंबी कविताएं लिखता है, कोई छोटी कविताएं लिखता है, किसी के वाक्य बहुत लंबे लंबे होते हैं, कोई बहुत सरस संक्षिप्त कम शब्दों में कहता है। तो ये सब क्या आएगा? काव्यगत विशेषताएं, जिसमें शैली आएगी, उनकी भाषा आएगी, है ना? रस आएगा, छंद आएगा, अलंकारों का प्रयोग कैसे करते हैं वो आएगा, उनके काव्य की प्रमुख चेतना आएगी। जैसे इनके काव्यगत विशेषताओं में सबसे प्रमुख स्वर राष्ट्रीयता का है। समझ में आ रहा है? छायावाद का स्वर बिल्कुल अलग है, वो उनका सौंदर्य दृष्टि अलग है। छायावाद का जो सौंदर्य को देखने का तरीका है बिल्कुल अलग है। तो हर युग की काव्यगत विशेषताएं अलग होगी, हर कवि की काव्यगत विशेषताएं अलग होगी। आप मैथिली शरण गुप्त को पढ़ेंगे तो आपको यह ध्यान रखना है कि मैथिली शरण गुप्त आखिर मैथिली शरण गुप्त है क्यों हम उनको पढ़ रहे हैं, क्यों इतने बड़े कवि हैं? तो उसका जवाब आपको उनकी काव्यगत विशेषताओं में मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक, अब आते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है? एक प्रश्न जो रह गया है उनका जीवन परिचय, है ना? जीवन परिचय देते हुए प्रमुख काव्यों का परिचय दीजिए, यही है तीसरा प्रश्न, है ना? इस ऐसे ही कुछ मिलता जुलता होगा ना? क्या हुआ, पीछे कुछ कंफ्यूजन है बेटा? पीछे कुछ कंफ्यूजन है क्या बोल रहा हूं? नहीं ना? तो तीसरा प्रश्न क्या है? उनका जीवन परिचय देते हुए प्रमुख रचनाओं का परिचय। ये तो आपको करना ही है, हर कवि का जीवन परिचय। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया है कि जीवन परिचय पढ़ेंगे, उसी से एक एक नंबर वाले प्रश्न क्या है बनेंगे कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ, कौन से सन में हुआ, कौन सी जगह पर हुआ, उनकी रचनाएं कौन सी है ना? उनको कोई पुरस्कार मिला वो कौन से हैं, रचनाओं के नाम, रचनाओं का प्रकाशन वर्ष, रचनाओं की प्रमुख बातें। तो ये आपको हर कवि का तैयार करना है, जिस भी कवि का आपके सिलेबस में है उनको तैयार करना है। क्योंकि आपका जो आखिरी प्रश्न होता है किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर दीजिए लगातार लाइन से, वो आपका परिचय से बनेगा। क्लियर है? तो पहला चीज तो तीसरा जो प्रश्न है वो तो आपको हर कवि का प्रिपेयर करना है। ये प्रिपेयर है आपका, तो आप उनका परिचय दे दीजिएगा, थोड़ा विस्तार पूर्वक दे दीजिएगा। परिचय में सब कुछ बता देना है, काव्यगत विशेषताएं भी आ जाएंगी, कवि की विशेषता भी बतलानी है, ठीक है? और प्रमुख रचनाएं। तो ये आपके 3 प्रश्न आपको मैथिली शरण गुप्त में याद करने हैं। क्लियर है? तो मैं आप लोगों की कॉपी में कल देखूंगा, ज़्यादा आप लोग मतलब समय बहुत है, कर सकते हैं ना, इंटरनल एग्जाम हो चुका है। तो ये 3 प्रश्न आप लोग कर लेंगे, ठीक है? सबसे पहले तीसरा नंबर का प्रश्न करेंगे, जीवन परिचय। क्यों? क्योंकि वो सबसे शुरुआत है, ठीक है? दूसरे नंबर पे आप लोग राष्ट्रीय चेतना वाला प्रश्न करेंगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। और तीसरे में काव्यगत विशेषताएं। क्लियर है? ये आप लोगों का होमवर्क है कल के लिए, आप लोग करके आएंगे ये तीनों प्रश्न। आपकी कॉपी में नोट है, प्रश्न नोट करने की आवश्यकता नहीं है। और राष्ट्रीय चेतना वाले प्रश्न में आप लोग ये जो प्रश्न है इसको 3 प्रश्नों को एक प्रश्न बनाकर लिखेंगे, तीनों प्रश्नों को नोट करेंगे। मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीयता व्यापक है, ये प्रश्न लिखेंगे, अथवा मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय जागरण और सुधार काव्य के माध्यम से, अथवा तीसरा प्रश्न क्या आ जाएगा? राष्ट्रीयता के विकास में मैथिली शरण गुप्त की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ये तीनों प्रश्न को एक के बाद एक अथवा करके लिखेंगे और तीनों का उत्तर एक ही आएगा। क्लियर है? तो कल आप लोगों को अपनी कॉपी में ये 3 प्रश्न लिख कर आना है, ठीक है? और लिखने के बाद अगला स्टेप क्या होगा? याद करना ना, है ना? एक संस्कृत में श्लोक है ना कि पुस्तकस्ता तू या विद्या, ऐसा कुछ है, परहस्त गतम धनम कार्यकाले समूतपन्ने ना तू विद्या ना तू धनम, कि पुस्तक में लिखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में रखा हुआ धन यदि समय आने पर उपयोग में नहीं आता है तो दोनों ही क्या है? व्यर्थ है। तो अगर आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे सुंदर सुंदर अक्षरों में और उसको यहाँ याद नहीं करेंगे तो कोई मतलब होगा क्या?
तो सबसे पहला स्टेप है आप लोग कॉपी में लिखिए और उसके बाद उसको याद कर लेंगे। क्लियर है? इतना कर लेते हैं, केवल ये 3 प्रश्न कर लेते हैं, आपका मैथिली शरण गुप्त तैयार हो गया। देखिए कितना आसान है। प्रश्न क्रमांक 2 एग्जाम में बैठने से पहले ही आपको पता है कि ये इससे बाहर नहीं जाएगा, आपको एग्जाम में बैठने से पहले ही याद है, सीधा पेपर देखना है, लिख देना है जो यहाँ है। समझ में आ रहा है? तो बहुत आसान है, बस उसको आप लोग किस तरह से लेते हैं। और अगर अभी लिख कर रख लेंगे सजाने के लिए और सीधा परीक्षा वाले दिन ढूंढेंगे खोलेंगे तो बहुत बर्डन होगा। इसलिए 1-1, 2-2 प्रश्न याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये कॉपी पीछे पास कर दीजिए। तो आप लोग कल इतना कर लेंगे, है ना। और इसके अलावा अनसॉल्व सीमा कल आएगी तो हम लोग 3 प्रश्न और देखेंगे और उसमें से ये देखेंगे कि हम लोग जो नोट किए उसके अलावा कुछ पूछा गया है तो उसको भी हम लोग कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग क्या करेंगे, अनसॉल्व खरीदेंगे और अनसॉल्व से ये आप लोगों को ही करना है। जो आखिरी क्वेश्चन है 15 नंबर के, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, उसमें से आप लोग छांटेंगे कि मैथिली शरण गुप्त के कौन कौन से प्रश्न हैं। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, साकेत किसकी काव्य कृति है? किसने लिखा है? साकेत गुप्त जी ने। तो ये प्रश्न यहां से है। उसके अलावा देखिए इस साल में केवल एक ही प्रश्न आया है ना, मैथिली शरण गुप्त से। 2016 में देख लेते हैं, आप लोग ऐसा छांटते जाएंगे कि कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है। मैथिली शरण गुप्त किस काव्यधारा के कवि हैं? कौन सी काव्यधारा आएगा? द्विवेदी युग, है ना। ठीक है, उसके अलावा भारत माता कविता के कवि, है ना। इसके अलावा राष्ट्रीय काव्यधारा के 2 कवियों के नाम लिखिए, है ना। तो मैथिली शरण गुप्त एक नाम तो आपको पता चल ही गया, साथ ही दिनकर लिख सकते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी लिख सकते हैं, है ना। तो 2 नाम आप लिख सकते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी और दिनकर लिख देंगे। साकेत के रचनाकार, देखिए साकेत फिर पूछा गया ना पहले, है ना। साकेत के रचनाकार फिर से पूछ दिया, मतलब ये प्रश्न क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, आप लोगों को याद करना है। भारत भारती के रचनाकार, भारत भारती के रचनाकार आप लोग परिचय याद करेंगे तो पता चल जाएगा, मैथिली शरण गुप्त ही हैं, है ना। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि किसने कहा था, है ना। ये प्रश्न है, किन्हीं 2 राष्ट्र कवियों के नाम लिखिए, मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे और दूसरे दिनकर हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से आप लोग चैप्टर के पीछे जो लास्ट में जो क्वेश्चन है ना, 1-1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको भी याद करते चलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का ये प्रिपेयर हो जाएगा। चलिए अब उस चीज़ पे आते हैं जिसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, व्याख्या पढ़ाना। ठीक है, तो अब हम लोग शुभकामना कविता पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने शिक्षा कविता पढ़ी थी और शिक्षा कविता से हम लोगों को क्या पता चला था कि शिक्षा क्या है, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए जरूरी है, साधन है ना। शिक्षा क्या है? साधन है। कहीं भी आपके जीवन में कोई सा भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, वहां तक पहुंचने का साधन क्या है? शिक्षा है। उन्होंने बताया हमारा देश एक जो विश्व गुरु था वहां से पिछड़कर यहाँ पहुंचा, उसका कारण क्या है? क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में हम पिछड़ते चले गए। ठीक है, बहुत ही आसान आसान सी कविताएं लिखते हैं। अब इनकी अगली कविता है शुभकामना। ठीक है, शुभकामना मतलब क्या होता है? बधाई देना, अच्छी अच्छी कामनाएं करना। कामनाएं मतलब इच्छा, है ना। जैसे आप बहुत चिरायु हो, आप चिरायु हो मतलब आपकी जीवन क्या है? बहुत लंबा हो। आप यशस्वी हो, जीवन में खूब यश हासिल करे, सुखी हो, संपन्न हो, ये सब क्या है? शुभकामनाएं हैं। तो देखिए व्यक्ति जितना बड़ा होगा उसकी भावनाएं, उसकी चेतना भी उतनी क्या होगी? बड़ी होगी। ये हम लोगों की, आम लोगों की शुभकामनाएं हम जो एक दूसरे को देते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जिसको हमने राष्ट्र कवि कहा है, वो जब शुभकामना देगा तो उसकी शुभकामनाएं क्या है और किसके लिए शुभकामनाएं हैं, उसको हम लोगों को देखना है। फिर से वही आएगा संदर्भ आपका प्रस्तुत पद्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक अर्वाचीन हिंदी काव्य के प्रथम अध्याय मैथिली शरण गुप्त की कविता। कौन सी कविता? शुभकामना से ली गई है। और प्रसंग क्या होगा? क्या हो गया? पीछे कुछ कंफ्यूजन है? कुछ भी कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछिए, है ना।
मेरी नौकरी ही यही है ना, आप लोगों के कन्फ्यूजन का जवाब देना। आप लोग आपस में पूछेंगे तो मेरे होने का मतलब क्या होगा। तो प्रसंग क्या होगा, प्रसंग मतलब मैंने क्या बताया था, प्रसंग में क्या पूछना है आपको, क्या चल रहा है ना। तो इन पंक्तियों में क्या चल रहा है, शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो इन पंक्तियों में या उपर्युक्त पंक्तियों में कवि ने देश के लिए अपनी शुभकामनाएं ज्ञापित की है या शुभकामनाओं को व्यक्त किया है। ठीक है, अब देखते हैं क्या शुभकामनाएं मैथिली शरण गुप्त जी दे रहे हैं। सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो, है ना। देखिए ओज वाली कविता है, ठीक है, आपका कविता का विशेष में आ जाएगा। कविता में क्या है, ओज है, ओज गुण है ना। सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, सबकी नसों में क्या होना चाहिए, पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो। मतलब कवि कह रहे हैं कि सभी भारतीय को पता होना चाहिए कि आपके पूर्वज कौन थे, कितने बलशाली थे, कितने शक्तिशाली थे, कितने ज्ञानी थे। जैसे कि हम लोगों का देश क्या है, जब हम लोग अंग्रेज के गुलाम थे तो अंग्रेजों ने हमारे क्या किया, हमारे जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, उसको तोड़ा। बार बार बताया तुम लोग गुलाम हो, तुम लोग असभ्य हो, तुम लोग मूर्ख हो, तुम लोग पढ़े लिखे नहीं हो, अशिक्षित हो और तुम लोग सदियों से गुलाम रहते आए हो। तो भारतीयों के मन में क्या है, एक हीनता की भावना आ गई थी कि हाँ शायद हम लोग पढ़े लिखे नहीं, हम लोग कमजोर है, इसलिए लोग थोड़े से लोग आकर हमको पराजित कर दिए। लेकिन कवियों ने क्या किया, जागरण का काम किया। इनका काव्य आपने प्रश्न पढ़ा ना कि राष्ट्रीय जागरण का काव्य है। तो एक सामान्य व्यक्ति क्या है, घर में बोलता है अरे तुम क्या करो, अपने बच्चे को जगाता है ना कि पढ़ो लिखो कुछ करो। लेकिन राष्ट्र कवि का दायित्व भी उतना बड़ा है। उनका दायित्व क्या है, पूरे देश के लोगों को क्या करना, जागृत करना, जगाना, उनको बताना कि तुम्हारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे, अज्ञानी नहीं थे, तुम्हारे पूर्वज कमजोर नहीं थे, तुम महाराणा प्रताप की संतान हो, तुम्हारे यहाँ आर्यभट्ट, वराह मिहिर, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त जैसे लोग हुए हैं। तो क्या कह रहे हैं, सबकी नसों में मतलब हमारे रगों में, धमनियों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो। मतलब हमारे नसों में किसका रक्त बहना चाहिए, पूर्वजों का रक्त, है ना। एक वो कुमार विश्वास की पंक्ति है कि संघर्ष कहाँ तक टाला जाए, है ना, और संयम कहाँ तक पाला जाए। संघर्ष कहाँ तक टाला जाए, संयम कहाँ तक पाला जाए, तू है राणा की संतान, फेंक वहाँ तक जहाँ तक भाला जाए। तो ये क्या बताता है आपको, मतलब आ जाता है, जोश आ जाता है कि हम किसकी संतान हैं, महाराणा प्रताप के। जब पाकिस्तान, चीन बार बार हमला कर रहा था, आक्रमण कर रहा था, तब कुमार विश्वास ने ये पंक्तियां लिखी थी और कहा था कि संघर्ष कहां तक टाला जाए, कहां तक हमारे सेना पीछे हटते रहेंगे, और संयम कहां तक पाला जाए, कब तक हम धैर्य रखेंगे कि नहीं नहीं चलो ठीक है, पड़ोसी है, लड़ाई नहीं करते। उन्होंने क्या कहा, जागृत करते हुए, तू है राणा की संतान, तुम किसकी संतान हो, महाराणा प्रताप की, और फेंक वहां तक जहां तक भाला जाए। तो तुमको युद्ध करना है, अगर शत्रु तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। तो ऐसे ही ये भी क्या कह रहे हैं कि आप सभी की नसों में, मैं चाहता हूं प्रत्येक भारतवासी को पता होना चाहिए कि उसके नसों में कौन से पूर्वजों का रक्त बहता है, उसके पूर्वज कितने गौरवशाली हुए हैं, ताकि आप अपने ऊपर क्या करें, विश्वास रखे कि आप कमजोर नहीं हैं, आप असभ्य नहीं हैं, अशिक्षित नहीं हैं, है ना। आगे कहते हैं, गुणशील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो। सब में क्या भरा होना चाहिए, गुण भरा, है ना, उत्साह होना चाहिए, गुण होने चाहिए, अच्छे अच्छे गुण होने चाहिए, सद्गुण होने चाहिए। शील, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आचरण अच्छा होना चाहिए, साहस होना चाहिए, बल होना चाहिए, है ना। तो वो शुभकामना देते हुए कहते हैं कि सबकी नसों में पूर्वजों का रक्त का प्रवाह होना चाहिए, सभी में गुण होने चाहिए, शील होना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए, साहस होना चाहिए, और सब में क्या होना चाहिए, उत्साह भरा हुआ होना चाहिए, है ना। आगे शुभकामना देते हुए कहते हैं, सबके हृदय में सर्वदा संवेदना की दाह हो। सबके हृदय में एक आग जलनी चाहिए। वो आग कैसी है, सर्वदा संवेदना, हमेशा सर्वदा संवेदना। संवेदना मतलब समान पीड़ा, है ना। देखिए एक गांधी जी का प्रिय भजन है, मुझे उसकी पंक्ति बहुत पसंद है कि वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे, है ना। कि वैष्णव के जन, विष्णु के जन, भगवान के जन कौन है, पीर पराई जाने रे, जो दूसरों की पीर को क्या कर सकता है,
समझ सकता है, जान सकता है, महसूस कर सकता है। तो एक होता है सहानुभूति और दूसरा होता है समानुभूति, है ना। सहानुभूति मतलब क्या होता है? सहानुभूति और समानुभूति क्या होता है? हाँ, सहानुभूति, आप फेल हो गए, सीमा पास हो गई, है ना। सीमा कहेगी यास्मिनी मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ, मेरे को तेरे से सहानुभूति है ना। सहानुभूति हो सकती, लेकिन तुम्हारी माता को सहानुभूति नहीं होगी, उसको समानुभूति होगी। पिता को समानुभूति होगी, उसको लगेगा अश्विनी नहीं मैं फेल हो गई हूं, है ना। पिता को क्या लगेगा? मैं फेल हो गया, मेरे जीवन की मेहनत असफल हो गई। ये क्या? समानुभूति, उसी के समान अनुभव करना, है ना। वो क्या है? समानुभूति, समवेदना, समान वेदना, समान पीड़ा का अनुभव करना। समझ में आ रहा है? तो क्या कह रहे हैं? सबके हृदय में समवेदना की दाह हो, सबके हृदय में एक जैसी पीड़ा अनुभव होना चाहिए। हमारे गुलाम होने पर सबको एक जैसा दुख होना चाहिए। ऐसा नहीं कि राजा सोच रहे अरे जनता से कर लिया जा रहा है ना, जनता परेशान है, उनका शोषण हो रहा, अंग्रेज मुझे थोड़ी परेशान कर रहे हैं। तो ये समानुभूति है। संवेदना है क्या? नहीं है। उन्होंने संवेदना नहीं कहा, समवेदना। दोनों शब्द अलग अलग है, देखिए, है ना। एक होता है संवेदना, मतलब यार मुझे तुमसे संवेदना है, मैं समझ रहा हूं कि तुम तकलीफ में हो। ये वही है। सहानुभूति और समानुभूति का अंतर है। देखिए, कवि बहुत चतुर होते हैं ना, कवि के शब्दों का प्रयोग, है ना, कवि होने इसलिए आसान नहीं है, वो एक एक शब्द सोचकर प्रयोग करता है। वो संवेदना नहीं लिखे, क्या लिखे? समवेदना। सबके हृदय में एक जैसी वेदना हो। सम मतलब समान, वेदना मतलब पीड़ा, है ना। तो क्या शुभकामनाएं दे रहे? देखिए, शुभकामना में भी ये शुभकामना दे रहे कि तुम सबके हृदय में समान पीड़ा हो। तो ये कोई आम व्यक्ति ऐसी शुभकामनाएं नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि सब जब एक जैसी पीड़ा महसूस करेंगे तभी सब क्या होंगे? एकजुट होंगे। समझ में आ रहा है? अगर काजल को लगेगा वो तो बहुत मजे में है और बाकी क्लास परेशान है, तो काजल सोचेगी मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग अपना देखो, है ना। दो चार लोग और है तो इनका अलग गैंग बन जाएगा, जो परेशान है उनका अलग गैंग बन जाएगा, है ना। फिर वो एक जैसे महसूस करेंगे क्या? लेकिन वो सोचेगा नहीं, आज जहां मैं हूं कल को, आज जहां मैं हूं और मेरे दोस्त जहां हैं, हो सकता है कल उनकी जगह मुझे भी पीड़ा हो सकती है। जब वो संवेदना महसूस करेगी तो अपने दोस्तों के साथ क्या होगी? खड़ी होगी। समझ में आ रहा है? तो ये संवेदना जरूरी है किसी के दुख को महसूस करने के लिए, उसको लड़ने के लिए। तो कह रहे हैं कि सभी भारतीयों के हृदय में एक समान वेदना की दाह हो, सबके हृदय में पीड़ा हो, कसक हो कि हम गुलाम हैं, अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारी भारत माता पराजित हो चुकी है। तो जब सबके हृदय में संवेदना होगी तो भारतीय एकजुट होंगे और मिलकर देश की स्वतंत्रता के लिए क्या करेंगे? लड़ेंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो। बहुत प्यारी पंक्ति है ना। देखिए क्या कह रहे हैं कि सबके हृदय में संवेदना की दाह हो, हमको तुम्हारी चाह हो, कि हमको तुम्हारी इच्छा हो कि तुम हमारे लिए जरूरी, और तुमको हमारी चाह हो, मतलब हम दोनों एक दूसरे को क्या करें? एक दूसरे के लिए जरूरी समझे। जब तक आपको ये नहीं लगेगा कि समाज का अन्य वर्ग आपके लिए जरूरी है, आप उनसे क्या करेंगे? सहानुभूति या समानुभूति नहीं रख पाएंगे। जैसे अमीर लोग ज्यादातर क्या सोचते हैं? फुटपाथ पे देखेंगे और गरीबों को कहेंगे कीड़े मकोड़े जैसे लोग हैं, इन लोग यहाँ पर क्या करते हैं, है ना। समझ में आ रहा है? लेकिन उनको यही नहीं पता है कि अगर वो गंदी बस्तियाँ वाले लोग वहाँ नहीं रहेंगे तो उनके घरों की साफ सफाई कौन करेगा, सड़कों को कौन बनाएगा, है ना। एकदम एसी में रहते रहते उनको क्या सोचते हैं? गरीबों को कीड़े मकोड़े की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर उस मजदूर वर्ग को, उस समाज के अति शोषित निम्न वर्ग को हटा देंगे तो शहर क्या बन जाएगा? कूड़ा घर बन जाएगा पूरा शहर। जो बड़े बड़े शहर वाले कहते हैं कि ये गंदी बस्ती है, इनको हटा देना चाहिए, शहर से बाहर कर देना चाहिए, वो गंदी बस्ती में रह के शहरों को क्या करते हैं? साफ रखते हैं। समझ में आ रहा है? तो हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो, दोनों को पता होना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है। समाज में कोई भी एक वर्ग को हटा दे तो समाज क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा, है ना। बॉर्डर मूवी देखी आप लोगों ने? बॉर्डर मूवी नहीं देखी किसी ने? वो सॉन्ग सुना होगा ना आप लोगों ने, संदेशे आते हैं, है ना। कभी देखिएगा, 15 अगस्त 26 जनवरी को अक्सर वो पिक्चर आती है ना, अच्छी देशभक्ति वाली मूवी। उसमें एक संवाद है जैकी श्रॉफ का। जैकी श्रॉफ किस में होता है? एयरफोर्स में होता है ना, वायुसेना में होता है। और आपके जो कौन है पंप उखाड़ने वाले, सनी देओल, है ना। सनी देओल किस में होता है? आर्मी में होते हैं।
तो जब उनसे मदद मांगते हैं तो फिर वो जैकी श्रॉफ का एक संवाद है उसमें कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। ये वही बात है कि हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाहवर है, कि हम ही हम है तो क्या हम हैं। अगर हम लोग कहेंगे हम वायुसेना, हम बहुत ये, हमको तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, तो हम नहीं रहेंगे। और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, तुम कहोगे कि तुम ही सब कुछ हो तो नहीं। हम दोनों मिलकर एक सेना के हिस्सा है। पूरा भारतीय सेना की जब बात करते हैं तो वायुसेना, जल सेना, थल सेना मिलकर, और हम तीनों मिलकर लड़ेंगे, तभी किसी भी शत्रु पर क्या कर पाएंगे, विजय पाएंगे। तो वही भावना यहाँ कवि ने व्यक्त की है कि हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो। क्लियर है? तो संवेदना की बात कही है, विशेष में आप लिख सकते हैं कि यहाँ कवि ने सभी मानव के हृदय में एक जैसी पीड़ा देखने की चाह उत्पन्न की है, और हमको तुम्हारी चाह, तुमको हमारी चाह के माध्यम से उन्होंने सर्व मानववाद की बात कही कि सभी एक दूसरे के लिए क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, तो ये आपका पहला पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा है? बहुत सरल कविता है, एक्सप्लेन करना बहुत आसान है ना। आपको बहुत मुश्किल नहीं आने वाली है गुप्त जी में, मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत मुश्किल कवि नहीं है, प्यारे से कवि है, सरल शब्दों में लिखते हैं, आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा, एग्जाम में ज़्यादा परेशान भी नहीं करेंगे। ठीक है, अगला इनका पैराग्राफ देखते हैं। विद्या कला कौशल्य में सबका अटल अनुराग हो। अनुराग मतलब अनुराग, देखिए हिंदी पढ़ रहे हैं तो शब्द, अपना शब्द शक्ति, शब्द भंडार को बढ़ाते चलिए, तभी हिंदी साहित्य पढ़ने का मतलब होगा, है ना। आपको बाकी विषय के विद्यार्थियों से ज़्यादा हिंदी के शब्द पता होने चाहिए। ठीक है, अनुराग मतलब क्या होता है, प्रेम, है ना, प्रेम होता है अनुराग मतलब। ठीक है, तो विद्या कला कौशल्य में सबका अटल अनुराग हो। सबका प्रेम किस में होना चाहिए, विद्या के प्रति प्रेम होना चाहिए, नई कलाओं के प्रति प्रेम होना चाहिए, कौशल्य, नए नए कौशल सीखने के प्रति प्रेम होना चाहिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए नए नए ज्ञान हासिल करने के लिए, तभी तो देश आगे बढ़ेगा ना। अगर हमारे देश के लोग आलसी होंगे, है ना, जो परशुराम की प्रतीक्षा में परशुराम रामधर ऋषि जी, दिनकर जी फटकारते हुए कहते हैं कि कह दो अकर्मठ, आलसी और हड़ताली से, जो लोग काम नहीं करते हैं, आलसी हैं, हड़ताल है, देश उनसे आगे बढ़ता है क्या? नहीं। देश कब आगे बढ़ेगा? जब आप नए नए ज्ञान विज्ञान को सीखने की इच्छा रखेंगे, नई कलाएं सीखने की इच्छा रखेंगे, नए नए कौशल सीखने की इच्छा रखेंगे। जो कौशल कोई भी हो, शिक्षा अध्याय में मैंने कहा था आप खेल भी सीखते हैं, वो भी क्या है, विद्या और कौशल है। समझ में आ रहा है? कला है। आप कोई डिवाइस बनाना सीखते हैं, इंजीनियरिंग का काम करना सीखते हैं। इंजीनियरिंग मतलब सिर्फ बी की पढ़ाई नहीं होती, बी करने वाले इंजीनियर ज्यादातर कंप्यूटर नहीं बना पाते हैं, मोबाइल नहीं बना पाते हैं, बिगड़ता है तो। समझ में आ रहा है? लेकिन एक 10वीं पास लड़का बना लेता है जो उस काम को सीखा है। एक मैकेनिकल इंजीनियर अपनी बाइक खराब होने पर एक 10वीं पास व्यक्ति के पास अपनी बाइक सुधरवाने जाता है। समझ में आ रहा है? तो इंजीनियर कौन हुआ बड़ा? 10वीं पास, क्योंकि उसको आता है, उसने क्या किया है, वास्तव में कला सीखी है, बाइक को रिपेयर करने की, बनाने की कला, और उसने 4 साल पढ़ाई की है, 10 लाख खर्च किए हैं, लेकिन उसको गाड़ी खोलने की हिम्मत नहीं, खोल देगा तो लगा नहीं पाएगा। तो ये कौशल है जो आप किसी चीज को सीखते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसमें आपका अनुराग होना चाहिए, आपको लगन होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए किसी चीज को सीखने की। ऐसी शुभकामनाएं कवि दे रहे हैं। उद्योग का उन्माद हो, आलस्य मद का त्याग हो। क्या कह रहे हैं? उद्योग का उन्माद होना चाहिए। उद्योग मतलब क्या है? सिर्फ ये इंडस्ट्रीज नहीं, उद्योग मतलब कोई भी परिश्रम, है ना, कोई भी काम करना, नए काम की शुरुआत करना, बड़े बड़े काम को हासिल करना, उसको चुनौतीपूर्ण पूरा करना, उसमें उसके लिए आपके मन में क्या होना चाहिए? उन्माद होना चाहिए। उन्माद मतलब एक तरह का पागलपन, जुनून, है ना। एक विचार मैंने पढ़ा था, मुझे बहुत पसंद है, कि दुनिया को सामान्य लोग कभी नहीं बदल सकते हैं, दुनिया को केवल पागलों ने बदला है। समझ में आ रहा है? तो उन्माद होना चाहिए किसी काम को करने के लिए, पागलपन होना चाहिए। एक व्यक्ति था जिसने कहा कि हम भी पक्षियों की तरह उड़ सकते हैं। सब, उसने जैसे ही कहा, क्लास में जितने लोग बैठे, सपोज कीजिए मैं टीचर हूं और मैं वो कह रहा हूं आज से 200-300 साल पहले कि हम लोग भी एक दिन उड़ेंगे, तो आप सब क्या है, हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे, कहेंगे सर पगला गए, है ना, कि हम मनुष्य का उड़ना संभव है क्या? नहीं है, है ना। तो लेकिन एक व्यक्ति था जो पागल था उड़ने के पीछे, और उसने दुनिया को क्या किया? उड़कर दिखा दिया। जो राइट बंधु जिनको हम कहते हैं, जिसने हवाई जहाज बनाया। एक व्यक्ति था जिसने कहा कि आप यहाँ बैठेंगे और 1000-2000 किलोमीटर दूर व्यक्ति से बात हो जाएगी आपकी, 5000-10,000 किलोमीटर दूर व्यक्ति से बात हो जाएगी। आपने कहा यार तुम्हारे पास कोई जादू है क्या?
और एक दिन टेलीफोन आ गया, समझ में आ रहा है। फिर एक ने कहा वायर की भी जरूरत नहीं है, जेब में रखोगे और बात कर लोगे कभी भी। फिर कहा पागल है। लेकिन ये पागल लोग क्या करते हैं, दुनिया बदलते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, उसको सीढ़ी चढ़ने में आलस आती थी कि यार एक दिन ऐसा आएगा, मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा कि बटन दबाऊंगा और मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा। समझ में आ रहा है। लोग फिर हंसे कि ऐसा संभव है क्या कि आप यहाँ खड़े रहेंगे, है ना, और क्या है आप ऊपर पहुंच जाएंगे, संभव है बिना सीढ़ी चढ़े? नहीं। लेकिन ऐसे एक पागल ने लिफ्ट बना दिया, है ना। और जो एस्केलेटर्स आते हैं, मॉल आप लोग गए होंगे, है ना, मॉल में आप खड़े रहते हो, सीढ़ी चलती है ना। उसको एक मजाक में कहा भी गया था कि एक जो सॉन्ग आया था ना कि एस्केलेटर क्या है बॉलीवुड की परिभाषा में, तो कहा मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी, है ना। तो आप खड़े हैं और जमी क्या है, चल रही है। आप सीढ़ी चढ़ते हैं क्या एस्केलेटर में? नहीं चढ़ते हैं, वो अपने आप आपको पहुंचा देता है। तो उन्माद होना चाहिए, किसी चीज को करने का जुनून होना चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन जब बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो 1000 बार फेल हुए थे, समझ में आ रहा है। 1000 मजाक नहीं होता है। आप कोई काम करते हैं, 1 बार 2 बार ट्राई करेंगे, नहीं हो रहा, जाओ ये नहीं होगा, है ना। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं थे, थॉमस एडिसन थे जिन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। लेकिन वो 1000 बार फेल होने के बाद उन्होंने फाइनली बल्ब को जला लिया। वो धातु खोज ली जिससे बल्ब क्या होता है, जल सकता है। और जब उससे इंटरव्यू में पूछा गया कि आप बल्ब को बनाने के लिए 1000 बार फेल हो गए, आपका तो सक्सेस रेशियो बहुत कम है ना। उन्होंने क्या कहा, नहीं, मैं 1000 ऐसे तरीके सीख गया जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता है ना। तो ये क्या है, ये उन्माद है, पागलपन है। तो वो पागलपन होना चाहिए। देश ऐसे ही आज़ाद नहीं हुआ, समझ में आ रहा है। देश कब आज़ाद हुआ, जब भगत सिंह जैसे कुछ लोग पागल हुए, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि मेरे माँ है, मेरे बाप है, मेरे पीछे परिवार है, जिसको सिर्फ यही दिखाई दिया कि हमारा देश गुलाम है और गुलामी के लिए यदि आज़ाद करने के लिए हमको मरना पड़ेगा तो हम मरेंगे। भगत सिंह हो गए, खुदीराम बोस हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय। इस क्लासरूम में जितने भी आपको पोस्टर दिख रहे हैं, ये सब उन्मादी लोग हैं। नहीं तो क्या पड़ा था, ये सब भी अपना जीवन जी सकते थे। अभी भी देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो पागल है कुछ काम करने के प्रति, परिवर्तन लाने के प्रति। राजस्थान में एक राजेंद्र सिंह नामक है जो जल संरक्षण के लिए पागल है। बाबा आमटे थे जो पौधों को बचाने के लिए, बाबा आमटे कहता हूँ सॉरी, सुंदरलाल बहुगुणा थे जो पौधों को बचाने के लिए पागल थे। बाबा आमटे कुष्ठ रोग मिटाने के लिए पागल थे। समझ में आ रहा है। तो उन्मादी लोग दुनिया को क्या करते हैं, बदलते हैं। जो बहुत ज्यादा व्यवहारिक होते हैं, दुनियादारी सोचते हैं, वो केवल अपना फायदा देखते हैं। तो उद्योग का उन्माद हो, आपके अंदर क्या होना चाहिए, उद्योग मतलब परिश्रम करने का उन्माद होना चाहिए। और उन्माद है तो आपको आलस्य का त्याग करना ही होगा। आलसी लोग कुछ कर सकते हैं क्या, है ना। जो कहेगा यार मुझे बीए में क्या करना, सेकेंड ईयर में 75% लाना है, सिर्फ सोचता ही रहेगा, वो ले आएगा क्या। जिसमें पागलपन होगा, जो पढ़ेगा, जो कॉलेज आएगा, जो मेहनत करेगा, वो उन्मादी व्यक्ति हासिल कर सकता है। आगे करें, सुख और दुख में एक साथ सब भाइयों का भाग हो। सुख और दुख में एक साथ सब भाइयों का क्या हो, भाग हो। मतलब हम सब एक दूसरे के सुख दुख में क्या करें, सहभागी बने। अंतःकरण में गूंजता राष्ट्रीयता का राग हो। सबके अंतःकरण में, सबके हृदय में राष्ट्रीयता का राग गूंजना चाहिए, क्योंकि उस समय देश को इसकी बहुत जरूरत थी, है ना। अगर आप देश के लिए नहीं सोचेंगे तो देश के लिए कौन सोचेगा, और देश फिर आज़ाद कैसे होगा। तो कवि शुभकामनाएं देते हैं कि प्रत्येक भारतवासी के मन में, अंतःकरण में ये आवाज़ होनी चाहिए कि हमको देश के लिए लड़ना है, देश को आज़ाद कराना है ना। चलिए आगे अगला पद देखते हैं। कठिनाइयों के मध्य अध्य व्यवसाय का उन्मेष हो, जीवन सरल हो, तन सबल हो, मन विमल सा विशेष हो। क्या कह रहे हैं, कठिनाइयों के मध्य अध्य व्यवसाय का उन्मेष हो। कठिनाई आपके जीवन में है, देश के जीवन में है, लेकिन आपके मन में क्या होना चाहिए, अध्य व्यवसाय, परिश्रम करने की इच्छा होनी चाहिए। कठिनाइयों से लड़ने का क्या होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। जीवन सरल हो, तन सबल हो। कह रहे हैं जीवन सरल है होना चाहिए, कोई बहुत हाई फाई लग्जरियस लाइफ, है ना, विलासितापूर्ण जीवन नहीं जीना चाहिए, कह रहे हैं। और तन सबल होना चाहिए, मन विमल सा विशेष हो, मन पवित्र होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सोचेगा बहुत आराम पसंद करेगा, है ना, कोई तकलीफ नहीं चाहेगा, वो देश के लिए लड़ सकता था क्या। ऐसे लोग जो जेल जाने के लिए तैयार थे देश के लिए, ऐसे लोग जो पुलिस की लाठी खाने के लिए तैयार थे, वही लोग देश के लिए क्या कर पाए, लड़ पाए, कुर्बानी दे पाए, है ना।
छूटे कदापि न सत्य पथ, निज देश हो कि विदेश हो। कह रहे हैं कि सत्य का जो मार्ग है वो कभी नहीं छूटना चाहिए, चाहे आप देश में हो चाहे विदेश में हो। विदेश में और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप सही रहे। क्यों? क्योंकि विदेश में जो भी करते हैं आप, उससे किसकी छवि बनती है, बिगड़ती है? देश की। समझ में आ रहा है? जैसे कि आप लोग विदेश में गए है ना, और एक व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट होने वाला है और आपने दौड़कर उसको बचा लिया, तो अगले दिन न्यूज़ में ये नहीं आएगा कि सीमा पोर्ते ने उसकी जान बचाई। अगले दिन वहाँ के न्यूज़ में क्या आएगा? एक भारतीय बहादुर लड़की ने बचाई विदेशी की जान। समझ में आ रहा है? तो वहाँ आपकी पहचान किसके रूप में है? देश के रूप में है। और वहीं आपने पॉकेट मार दिया तो क्या होगा? चोरी कर ली तो क्या होगा? भारतीय लड़की ने की अमेरिका में चोरी। समझ में आया? तो आप देश का नाम लेकर जा रहे हैं, है ना। ऐसे ही मैं कहता हूँ, जैसे यूनिफॉर्म जब आप लोग पहनते हैं, है ना, तो मैं ये कहता हूँ आप यूनिफॉर्म जब पहनकर घर से निकलते हैं कॉलेज के लिए, तो फिर आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते हैं। जिस दिन आप यूनिफॉर्म पहन लिए और निकल रहे हैं, कदम बाहर निकालते आप कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप घर के भी नहीं रहे, कहीं भी कुछ भी आप करते हैं, अच्छा करते हैं, पिंक ड्रेस देखे मतलब तमनार कॉलेज की लड़कियां हैं, कुछ बुरा करेंगे तो तमनार कॉलेज की लड़कियां हैं। समझ में आ रहा है? तो आप कहीं भी रहें तो आप क्या करते हैं? एक संस्था को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो उस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि छूटे कदापि ना सत्य पथ। इसलिए यूनिफॉर्म बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना। यूनिफॉर्म हर किसी को नहीं पहनाया जाता है। पहनाया जाता है क्या? नहीं। तो उस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। अखिलेश का आदेश हो बस वही उद्देश्य हो। अखिलेश मतलब, हाँ, अखिलेश किसे कहते हैं? अखिलेश, अखिल धन ईश कौन है? ईश मतलब, हाँ बोलो नहीं यार, इतना सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा थोड़ी पूछ रहा हूं। बताओ, क्लास में पता चलना चाहिए कि आप लोग हैं। जीवित लोग को पढ़ा रहा हूं मैं कि मृत लोगों को पढ़ा रहा हूं ईश मतलब क्या होता है? ईश्वर। अखिलेश जो पूरे जगत का क्या है? ईश्वर है। तो क्या होना चाहिए? उद्देश्य क्या होना चाहिए? अखिलेश का आदेश हो बस वही उद्देश्य हो। जो ईश्वर का आदेश है वही आपके जीवन का क्या होना चाहिए? उद्देश्य होना चाहिए। मतलब जीवन कैसे जीना है? ऐसा जीना है कि आप ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य ना करें, कोई ऐसा कार्य ना करें जो ईश्वर को पसंद ना हो। समझ में आ रहा है? तो आप लोगों को खुद पता है कि क्या ईश्वर को पसंद है, क्या नहीं पता है ना। पसंद है क्योंकि हर इंसान के अंदर एक जो कहते हैं अंतरात्मा होती है। जब आप गलत काम करते हैं आपको खुद से लग जाता होगा कि तुम गलत कर रहे हो, लगता है ना। तो जहां यहां से अंदर आवाज आ गई ना, मतलब आप ईश्वर के खिलाफ जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या शुभकामनाएं देते हैं। आत्मावलंबन ही हमारी मनुजता का मर्म हो, षड रिपु समर के हित सतत चारित्र रूपी वर्म हो। कह रहे हैं आत्मावलंबन। आत्मावलंबन मतलब स्वयं पे निर्भर होना, है ना। अभी नया नारा है ना, आत्मनिर्भर बनो। तो आत्मावलंबन, स्वयं पे अवलंबित हो, यही हमारी मनुजता का मर्म होना चाहिए, है ना। कि हम सबको कोशिश करना चाहिए कि हम आत्मनिर्भर रहें। षड रिपु समर के हित सतत चारित्र रूपी वर्म हो। कह रहे हैं कि षड रूपी 6 प्रकार के शत्रु, चारों ओर 6 दिशाओं से शत्रु आए, है ना, समर के लिए तैयार हो, तो हमारे में चरित्र होना चाहिए कि हम इन सभी शत्रुओं का क्या कर सके? सामना कर सके। हमें युद्ध के लिए प्रस्तुत होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। भीतर अलौकिक भाव हो, बाहर जगह का कर्म हो। भीतर, हम सब के भीतर शुभकामनाएं देते हुए कह रहे हैं हमारे भीतर अलौकिक भाव होना चाहिए। अलौकिक भाव मतलब दिव्य भावना होनी चाहिए, है ना। मतलब एक जो होता है दुनियादारी वाले भावना की, जो चल रहा है जैसा चल रहा है। लेकिन मैंने कहा कि दुनिया को पागल लोग बदलते। पागल मतलब जो संसार में कॉमन नहीं है, सामान्य नहीं, उसको आप पागल कह देते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कि कोई व्यक्ति दिन रात पढ़ रहा है तो वो कोई असामान्य चीज नहीं है, लेकिन आप क्या कहेंगे? पागल है। कोई व्यक्ति कुछ बनाने में लगा हुआ है, आप कहेंगे पागल है, लेकिन जब वही कुछ कर देते हैं तो आप कहते हैं, आप उसकी मेहनत को मान जाते हैं। तो जो भी चीज जो सामान्य व्यवहार से अलग होती है उसको हम क्या कहते हैं? पागल। लेकिन वो अलौकिक है, मतलब जो इस लोक में नजर नहीं आता है। क्लियर है सबको? तो आपके भीतर कैसा भाव होना चाहिए? अलौकिक भाव होना चाहिए। गांधी जी देखिए, अलौकिक भाव, सामान्य व्यक्ति थे लेकिन देश के लिए क्या किया उन्होंने? कितनी कुर्बानियां दी, है ना। अच्छे खासे घर से थे लेकिन एक कपड़ा पहनते थे। पागलपन था एक कपड़ा पहनना। क्यों पहनते थे? क्योंकि उनको लगा कि जब मुझे देश का नेतृत्व करना है और देश की
अधिकांश जनता 90% जनता एक कपड़ा पहनती है, उनके पास पहनने को कपड़ा नहीं, और मैं सूट बूट पहनूं तो मैं उनका नेता नहीं हो सकता हूं। समझ में आ रहा है? तो ये जो त्याग की भावना है, कुर्बानी की भावना, ये अलौकिक भावना हम सबके भीतर होना चाहिए। प्रभु भक्ति पर हित और निश्चल नीति ही ध्रुव धर्म हो। क्या कह रहे हैं? हमारा ध्रुव धर्म, ध्रुव मतलब अटल, क्या होना चाहिए? प्रभु भक्ति, ईश्वर के हम भक्त हों, पर हित, दूसरों का हित करे, और निश्चल नीति, हमारी नीतियां ऐसी होनी चाहिए, हमारी नैतिकता ऐसी होनी चाहिए निश्चल हो, जिसको कोई डिगा ना सके। जैसे अंग्रेज क्या करते थे? प्रलोभन देते थे कि आप हमारे साथ मिल जाइए, हम आपको ये देंगे वो देंगे। जो मिल जाते थे वो निश्चल नहीं होते थे, वो क्या होते थे, है ना, देशद्रोही कहलाते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो अंग्रेजों के प्रलोभन के सामने कभी नहीं झुके। तो हमारी नीतियां, हमारी नैतिकताएं क्या होनी चाहिए? निश्चल होनी चाहिए, जो इसको हम दूसरे क्या कर सके? हिला ना सके, डिगा ना सके। आगे अंतिम पैराग्राफ देखते हैं। उपलक्ष्य के पीछे कभी विगलित ना जीवन लक्ष्य हो, जब तक रहे ये प्राण तन में पुण्य का ही पक्ष हो। क्या कह रहे हैं? उपलक्ष्य के प्रति जो छोटे छोटे लक्ष्य है, उससे आपको भ्रमित नहीं होना है, दिग्भ्रमित नहीं होना है। विगलित ना जीवन लक्ष्य हो। क्या कह रहे हैं? आपका जीवन लक्ष्य विगलित नहीं होना चाहिए, जीवन लक्ष्य समाप्त नहीं हो जाना चाहिए। जैसे भगत सिंह का, जब भगत सिंह देश के लिए लड़ रहे थे, उनकी सगाई तय हो गई थी, उनका रिश्ता तय हो गया था, है ना, और लड़की बहुत सुंदर थी, लड़की भगत सिंह को भी अच्छी लगी। लेकिन भगत सिंह ने उनको मिलने बुलाया और क्या कहा कि मेरी शादी हो चुकी है ना। लड़की बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गई कि क्या बात कर रहे, क्योंकि उनको भी पता था कि इनकी शादी नहीं हुई है, शादी हुआ होता तो उनको पता है। और भगत सिंह कहते हैं मेरी दुल्हन आज़ादी है। देखिए कितना मतलब पागलपन था, है ना, देश के लिए भगत सिंह के मन में। क्या कहते हैं? मेरी दुल्हन आज़ादी, कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरी दुल्हन आज़ादी है, मैं आज़ादी मेरी पत्नी है, मैं उसी के लिए जीऊंगा, उसी के लिए मरूंगा। और भगत सिंह उसके लिए क्या हो गए? कुर्बान भी हो गए। ऐसे ऐसे पागल लोग हुए हमारे देश में, तब आप और हम यहाँ बैठकर सुकून से पढ़ रहे हैं, वरना हम लोग अभी कहीं अंग्रेजों के कोड़े खा रहे होते। समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे लोगों ने अपना खून पसीना सब कुछ दिया है, तब जाकर हम लोगों ने क्या है, ये आज़ादी पाई है ना। और मैंने ऐसे कुछ लिखा था इसी पर कि असंख्य लाशें तिरंगों में लिपट कर आई है, तब जाकर हमने आज़ादी पाई है। तो बहुत बड़ी कीमत हमने चुकाई है। तो ये जो भगत सिंह हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया? चाहते तो शादी कर सकते थे ना, एक हर युवा चाहता है उसकी एक सुंदर पत्नी हो, उसकी शादी हो, प्रेम हो उसके जीवन में। लेकिन वो क्या था? वो समझ गए ये उपलक्ष्य, ये छोटा लक्ष्य जीवन का। बड़ा लक्ष्य क्या है? जीवन लक्ष्य क्या है? देश को आज़ाद कराना। तो आप सभी भी अपने जीवन में जो प्रमुख लक्ष्य है, उसको छोटे छोटे लक्ष्यों के लिए कुर्बान ना करें, है ना। वो एक पंक्ति थी शिवमंगल सिंह सुमन की कि पल भर भी पड़ असमंजस में पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ में कांटे तो होंगे ही, है ना। तो बहुत अच्छी कविता है, वो यही भाव को लेकर लिखा गया है कि दलित सरिता सब होंगे, सुंदर सुंदर निर्झर होंगे। कि जब आप रास्ते में चलेंगे तो बहुत सुंदर सुंदर झरने मिलेंगे, अच्छे अच्छे रास्ते मिलेंगे, लेकिन आपको दिग्भ्रमित नहीं होना है ना। और आपको उसमें उलझ कर क्या करना है? पथ भूल न जाना पथिक कहीं। तो जीवन में जो भी लक्ष्य, इस समय देश का जीवन लक्ष्य क्या था? आज़ाद होना। तो कह रहे हैं उपलक्ष्य, छोटे छोटे व्यक्तिगत लक्ष्यों के लिए आप जीवन के लक्ष्य को ना भूल जाए। आगे कहते हैं उपलक्ष्य के पीछे कभी विगलित ना जीवन लक्ष्य हो, जब तक रहे ये प्राण तन में पुण्य का ही पक्ष हो। कि जब तक शरीर में प्राण हैं तब तक क्या होना चाहिए? पुण्य का पक्ष। और पुण्य क्या था? देश के लिए लड़ना। कर्तव्य एक ना एक पावन, नित्य नेत्र समक्ष हो, संपत्ति और विपत्ति में विचलित कदापि ना वक्ष हो। कह रहे हैं कि आपके समक्ष प्रतिदिन आपकी आंखों के सामने एक ना एक पावन क्या हो? कर्तव्य हो आपके आगे। अपना जीवन इस तरह से जिए कि प्रत्येक दिन आपके आगे एक अच्छा कर्तव्य आपके सामने हो कि मुझे ये करना है। और संपत्ति और विपत्ति में, संपत्ति और विपत्ति मतलब अच्छी परिस्थिति जब आपके पास सब कुछ है, और विपत्ति जब आपके पास कुछ भी नहीं है। ऐसे दोनों ही स्थिति में कभी ना विचलित वक्ष हो। आपका हृदय, आपका सीना विचलित नहीं होना चाहिए। कई लोग दुख में डर जाते हैं, भाग जाते हैं, देश के लिए लड़ना है, लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, पता चला अंग्रेज बंदूक लेकर आए, नहीं नहीं तुम लड़ो, मैं तो जा रहा हूँ। समझ आ रहा है? कई लोग डरते थे, है ना। और संपत्ति जब सब कुछ अच्छा है तब भी आप क्या हो? विचलित ना हो। तो ऐसे लोग, ऐसी शुभकामनाएं कवि दे रहे हैं। ऐसी भावनाएं यदि देश के प्रत्येक नागरिक में आ जाएगी तो देश अवश्य ही क्या हो जाएगा?
आज़ाद हो जाएगा। तो ये कवि की शुभकामनाएं हैं राष्ट्रवासियों के लिए, और आज भी ये शुभकामनाएं उतनी ही प्रासंगिक हैं। देश आज़ाद हो गया है, लेकिन आज भी ये भावनाएं प्रत्येक नागरिक में होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी भावनाएं होंगी तो हम लोग हमेशा राष्ट्र के प्रति क्या रहेंगे, सजग रहेंगे, राष्ट्र के निर्माण के लिए कार्य करते रहेंगे। तो ये आपकी दूसरी कविता मैथिली शरण गुप्त जी की समाप्त होती है। हमने 2 कविता पढ़ी, पहली शिक्षा और दूसरा शुभकामनाएं। दोनों ही कविता आपने देखा बहुत सरल शब्दों में लिखा गया है। विशेष में एक पॉइंट जरूर लिख देंगे कि कविता की भाषा बहुत सरल है, सहज शब्दों का कवि ने प्रयोग किया है। एक काव्य की विशेषता में आएगा कि इसमें कवि ने शिक्षा के महत्व को क्या किया है, उकेरा है, या शिक्षा के महत्व का वर्णन किया। दूसरे कविता में कवि ने राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की आज़ादी के लिए या राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक चरित्रों को क्या कहा है, शुभकामनाओं के माध्यम से प्रेषित किया है कि देशवासियों में ये गुण होने चाहिए जिससे हमारा देश आज़ाद हो और हम विकसित हो सके। क्लियर है? बाकी आप लोग बता सकते हैं, एक में वीर रस है ना, तो ऐसा आप लोग बता सकते हैं। रस भाषा सॉरी छंदवंद उतनी उनकी नहीं है, अलंकार भी भाषा अलंकार विहीन है, क्योंकि सरल शब्द हैं, ज़्यादा अलंकार युक्त शब्दावली का प्रयोग नहीं किया है। तो ऐसा मिलाकर आप लोग विशेष बना लेंगे। ठीक है, ये 2 कविताएं हैं। फिर अनसॉल्व्ड जब आप लोग लेंगे तो पूरे 5 साल का पेपर देखेंगे, और 5 साल में ये देखेंगे कि गुप्त जी की कौन कौन सी पंक्तियाँ पूछी गई है, और जो पंक्तियाँ पूछी गई हैं, जो रिपीट हुई है, उनको सबसे पहले उनकी व्याख्या को अच्छे से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, साथ साथ पढ़ते चलो, साथ साथ याद करते चलो। खेल खेल में आपका हिंदी साहित्य कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम के लिए। जब आप पेपर देखेंगे तो आपको कुछ भी आश्चर्य नहीं होगा, कुछ भी नया नहीं लगेगा। जो छोड़ दिए हैं, बेशक इस बार मजबूरी है कि समय कम है, उनको छोड़ रहे हैं, उसके अलावा जितना हम पढ़ेंगे वो जरूर पूछा जाएगा, है ना। लेकिन शर्त क्या है, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा आप लोग लिखो, पढ़ो। जो होमवर्क, जैसे आज का होमवर्क 3 क्वेश्चन है ना, आपका एक होमवर्क अनसॉल्व लेना है, जो आप लोग कर नहीं रहे हैं। अनसॉल्व खरीदिए, उसके बिना कैसे तैयारी करेंगे। ऐसा आप लोग करते जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि जब टाइम टेबल आएगा आपको हिंदी साहित्य के पेपर की कोई चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे, तैयारी कर चुके होंगे। क्लियर है? चलिए ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।